नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास की इस श्रेणी में हम पढ़ रहे हैं अजमेर का इतिहास। और अजमेर में जिस वंश ने शासन किया है और वंश का नाम है दोस्तों चौहान वंश। और चौहान वंश के अगले शासक हैं दोस्तों, उनका नाम है अर्नोराज। देखिए, हमने पढ़ा अजय राज और अजय राज ने 1130 के आसपास अपना शासन अपने पुत्र अर्नोराज को सौंप दिया और पुष्कर चला गया। और अजय राज के बाद अजमेर का जो अगला शासक बना वो है दोस्तों अर्नोराज। ये अर्नोराज को हम आनाजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनाजी भी कहते हैं। दोस्तों अर्नोराज आनाजी शासक बनता है 1133 के आसपास। कब शासक बनेगा? 1133 के आसपास ये शासक बने। और शासक बनते ही इन्होंने दोस्तों 1137 की बात है। कब की बात है? 1137 में। और 1137 में अर्नोराज ने तुर्कों को परास्त किया। अर्नोराज ने दोस्तों क्या किया? तुर्कों को परास्त किया। 1137 में इन्होंने शासक बनते ही तुर्कों को परास्त किया। जब इन्होंने तुर्कों को परास्त किया तो तुर्कों के खून से अजमेर की धरती हो गई लाल, अजमेर की धरती हो गई खूनी। तो अजमेर से तुर्कों के खून को साफ करने के लिए अर्नोराज ने प्यारे साथियों तुर्कों को परास्त किया और तुर्कों के खून से अजमेर की धरती हो गई लाल, अजमेर की धरती हो गई खूनी। अतः अजमेर से तुर्कों के खून को साफ करने के लिए इन्होंने एक नदी का जल रोका, चंद्रा नदी का जल रोका। कौन सी नदी का जल रोका? तुर्कों के खून को साफ करने के लिए चंद्रा नदी का जल रोका। और चंद्रा नदी का जल रोका दोस्तों दो पहाड़ियों के बीच में। चंद्रा नदी का जल रोका कितनी पहाड़ियों के बीच में? दो पहाड़ियों के बीच में। एक पहाड़ी का नाम है दोस्तों तारागढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? तारागढ़ की पहाड़ी। और एक पहाड़ी का नाम है सर नाग पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नाग पहाड़ी। एक तो तारागढ़ की पहाड़ी और एक है नाग पहाड़ी के बीच में चंद्रा नदी का जल रोका। और दोस्तों चंद्रा नदी का जल रोका, इससे एक झील बन गई और झील का नाम है दोस्तों आना सागर झील। इसका मतलब अर्नोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। किसको रोक करके? चंद्रा नदी के जल को रोक करके दो पहाड़ियों के बीच में। एक तो तारागढ़ की पहाड़ी और एक कौन सी पहाड़ी है? नाग पहाड़ी। साथियों ये आना सागर झील है। आना सागर झील के किनारे क्या है? बजरंगगढ़ बालाजी। आना सागर झील के किनारे बजरंगगढ़ बालाजी का मंदिर बना हुआ है। ये जो आना सागर झील है, आना सागर झील में दोस्तों यहाँ कालांतर में घूमने आया। कालांतर में यहाँ दोस्तों जहांगीर घूमने आया। कौन घूमने आया? जहांगीर घूमने आया। ये जो जहांगीर है ना दोस्तों, उस जमाने का कोई टपोरी आदमी नहीं है, ये एक राजा महाराजा आदमी है। तो ये राजा महाराजा पहले जहां भी घूमने जाते ना तो अपने साथ में अपनी पत्नी को लेके जाते। और जहांगीर की एक पत्नी थी जिसका नाम था नूरजहां। क्या नाम था? नूरजहां। ये अपने साथ में इस नूरजहां को भी घुमाने के लिए लेके आया। जब नूरजहां को घुमाने के लिए ले आया ना तो ये तो राजा महाराजा है, आना सागर झील के किनारे घूमने आ गया। अब इसके पास तो राजकाज का काम भी बहुत ज्यादा है। ऐसे मानो इसके पास तो ऑफिस का काम भी बहुत ज्यादा है। ऐसे मानो ये दिन भर ऑफिस के काम में दिन भर बिजी रहता। दिन भर बिजी रहता तो आना सागर के किनारे अकेली रहती नूरजहां। तो नूरजहां के लिए इसने क्या किया? बहुत सारी दौलत का इन्वेस्ट किया। और बहुत सारी दौलत का इन्वेस्ट करके एक बाग का निर्माण करवाया जिसका नाम है दौलत बाग। बहुत सारी इन्वेस्ट करके, बहुत सारी दौलत इन्वेस्ट करके एक बाग बनवाया और बाग का नाम है दौलत बाग। अब दौलत बाग में दिन भर बैठी रहती है कौन? नूरजहां। नूरजहां दिन भर बैठी रहती है। उस जमाने में नूरजहां ट्रेंडिंग में थी सुंदरता को लेकर के। लोगों को पता चला कि यार नूरजहां आई है, अपने यहाँ आई है, अपने आना सागर झील के किनारे आई है। तो दोस्तों लोग नूरजहां को देखने के लिए दूर दराज क्षेत्रों से आ रहे हैं। दूर दराज क्षेत्रों से जब लोग आ रहे हैं तो दोस्तों वहां दौलत बाग में लोगों को बैठने के लिए ऐसे समझो कि बेंच नुमा व्यवस्था थी। तो एक बेंच पे एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है सुभाष। व्यक्ति का क्या नाम है? सुभाष। सुभाष नाम का व्यक्ति परमानेंटली एक बेंच पे आके बैठ गया और सीधा लाइन मिलाई, सीधा देखते रहे नूरजहां को। अब सुभाष हटे ही नहीं, शाम तक नहीं जाए, उसी गार्डन में सीधा देखते रहे। किसको देखते रहे? नूरजहां को।
और जब सुभाष नूरजहां को देखते रहे ना, तो ये सुभाष भी उन दोनों ट्रेंडिंग में आ गया। जो भी नया आदमी पूछे ना कि चल रहा है क्या, कहाँ, क्या सुभाष उद्यान में, यानी उस सुभाष के नाम पर, उस सुभाष के नाम पर दौलत उद्यान का नाम सुभाष उद्यान नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? सुभाष उद्यान नाम पड़ गया। अब ऐसे समझें कि सुभाष उद्यान में, दौलत बाग में दिन भर बैठी रहती है नूरजहां। अब नूरजहां दिन भर बैठी रहती है तो दूर दराज से लोग नूरजहां को देखने के लिए आ रहे हैं। नूरजहां को दूर दराज से जब लोग देखने के लिए आ रहे हैं, नूरजहां परेशान हो गई। परेशान हो गई ना, तो नूरजहां ने अपनी माँ को बुलाया, और नूरजहां की माँ का नाम है असमत बेगम। क्या नाम है? असमत बेगम। अब लोगों को पता चला कि यार नूरजहां की माँ आई हुई है, असमत बेगम आई हुई है। जब नूरजहां इतनी सुंदर है तो यार माँ कितनी सुंदर होगी। अब नूरजहां की माँ को देखने के लिए लोग, बड़े बूढ़े आदि सारे, बहुत सारे लोग देखने के लिए आ रहे हैं। अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं ना, हर कोई जब नूरजहां को और नूरजहां की माँ असमत बेगम को देखने के लिए आ रहा है, तो हर कोई आदमी गुलाब का फूल लेके आ रहा है। क्या पता किसका सेटलमेंट बैठ जाए। हर कोई गुलाब देने के लिए चला आ रहा है, हर कोई। अब इतने सारे लोगों के गुलाब वो कहाँ से लेंगे? सिचुएशन ये है कि पास में ऐसे एक पानी का टैंक बना हुआ है ये। अब जो भी आदमी उनको प्रपोजल के लिए गुलाब लेके आए, तो वो गुलाब को लें और गुलाब को उस टैंक में डाल दें, इसमें डाल दें। अब उसमें तो पानी भरा हुआ है। अब देखो, जब लगातार जब उसमें गुलाब पड़े रहेंगे, तो उनका क्या है, उसकी गुलाब की जो खुशबू है वो पानी में भी आएगी। एक दिन ये असमत बेगम ने यहाँ से पानी भरा, पानी पिया। जब पानी पिया तो उसको गुलाब में खुशबू आई। तुरंत उसने एक बोतल में बंद कर लिया, एक स्प्रे नुमा एक चीज बना ली। तो तब से क्वेश्चन आने लगा कि राजस्थान में पहली बार गुलाब से इत्र का निर्माण किसने किया? तो राजस्थान में पहली बार गुलाब से इत्र का निर्माण दोस्तों असमत बेगम ने किया। अब दोस्तों गुलाब से इत्र का निर्माण भी कर लिया। अब नूरजहां दिन भर बैठी रहती है सुभाष उद्यान में। अब लोग चक्कर काट रहे हैं चारों तरफ नूरजहां के, कि यार अब चक्कर काटेंगे लोग तो रात में तो कहीं जाना ही पड़ेगा। अब ये पत्नी भी जहांगीर की है, कोई नॉर्मल आदमी की पत्नी नहीं है, तो वो रात में कहाँ सोए, कहाँ रहे? तो इसके लिए जहांगीर ने दोस्तों यहाँ अजमेर में नूरजहां के लिए महलों का निर्माण करवाया। एग्जाम में कैसे आया कि नूरजहां के महल कहाँ बने हुए हैं? तो नूरजहां के महल अजमेर में बने हुए हैं। तो जहांगीर ने इसके लिए यहाँ पे दोस्तों नूरजहां के महलों का निर्माण करवाया। अब तो दुनिया भाई साहब रात में, दिन में नूरजहां का जो महल बनवाया ना, महल के चारों तरफ चक्कर काट रही है दुनिया नूरजहां को देखने के लिए। अब महल में तो बेटा कैसे देखेगा, नहीं देख पाएगा ना। अब होता है क्या है, पहले वॉशरूम की व्यवस्था नहीं थी नहाने के लिए। अब नहाने के लिए क्या है, झरनों पे नहाते। तो उसने क्या है, एक झरना बनवाया जहांगीर ने नूरजहां के नहाने के लिए। एक क्या बनवाया, एक झरना बनवाया। अच्छा, ये जो झरना बनवाया ना नूरजहां के नहाने के लिए, अब दूर दराज अपने महल से दूर बनवाया, लेकिन सुभाष की तो नजर नूरजहां पे थी। सुभाष क्या है, ऐसे दूरबीन लेके आया और ऐसे चश्मे लेके आया, ऐसे चश्मे में दूरबीन वाला लेंस फिट करवा लाया, और चश्मे 2 किलोमीटर तक का देखे, ऐसा चश्मा पहन के आया वो। और भाई साहब उस चश्मे के नाम पर, उस चश्मे को लगा करके देखे, उस चश्मे के नाम पर उस झरने का नाम नाम पड़ गया चश्मा ए नूर। उस झरने का नाम क्या नाम पड़ गया? चश्मा ए नूर। बताइए चश्मा ए नूर क्या है? तो चश्मा ए नूर झरने का नाम है, जो किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया। किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया। प्यारे साथियों, अब देखो नूरजहां घूमने आई, जहांगीर घूमने आया, नूरजहां की माँ असमत बेगम भी आई, इतने सारे ये सब घूमने के लिए आए। अच्छा, ये घूम करके यहाँ से दोस्तों दिल्ली चले गए। कुछ दिनों बाद जहांगीर के एक पप्पू पैदा हुआ, और उसका नाम है शाहजहां। क्या नाम है? शाहजहां। और ये शाहजहां ये बड़ा हुआ, और जब ये शाहजहां बड़ा हुआ तो ये भी अजमेर घूमने आया। जब ये अजमेर घूमने आया तो इसने देखा कि यार यहाँ डैडी ने भी दौलत बाग का निर्माण करवाया है, मम्मी का यहाँ XYZ भी था, उसके लिए सुभाष उद्यान भी बना हुआ है, नानी ने यहाँ गुलाब से इत्र का निर्माण करवाया है, पिताजी ने यहाँ पर नूरजहां माँ के लिए महलों का निर्माण कराया है। इन लोगों ने इतना निर्माण करवाया है तो कुछ ना कुछ अपन भी करवा चले। तो यहाँ दोस्तों शाहजहां ने 5 बारह दरी किसका निर्माण करवाया? 5 बारह दरी का निर्माण करवाया। 5 बारह दरी का निर्माण करवाया। 5 12 नहीं बनवाई, 5 बनवाई। नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है? 5।
बारहदरी, ऐसे समझो कि उस जमाने की छोटी मोटी कोई धर्मशाला बनवाई 5, उनको बोलते हैं बारहदरी। तो 5 बारहदरी का निर्माण करवाया। किसने करवाया? अर्नोराज ने करवाया। हम साथियों पढ़ रहे हैं अजमेर का अगला शासक, और अगले शासक का नाम है अर्नोराज। ये जो अर्नोराज है ना, अर्नोराज, दोस्तों अर्नोराज के समकालीन बात है। अर्नोराज के समकालीन बात है, और अर्नोराज के समकालीन अब की बार बात है दोस्तों गुजरात की। कहाँ की बात है? गुजरात की बात है। और गुजरात में एक शासक है, गुजरात में दोस्तों एक शासक है, गुजरात में चालुक्य वंश है, और चालुक्य वंश के एक शासक है जिनका नाम है जय सिंह, जय सिंह सिद्धराज। चालुक्य वंश के अगले शासक हैं और नाम है जय सिंह सिद्धराज। और जय सिंह सिद्धराज के एक बेटा भी है, और जय सिंह सिद्धराज के बेटे का नाम है कुमारपाल। जय सिंह सिद्धराज के बेटे का नाम है, क्या नाम है? कुमारपाल। अर्नोराज के समकालीन गुजरात का शासक है कुमारपाल। अर्नोराज ने कुमारपाल के ऊपर आक्रमण किया, 1142 में आक्रमण किया। अर्नोराज ने कुमारपाल के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया। और आक्रमण कब किया? 1142 में। और अर्नोराज हार गया। अर्नोराज हार गया। अर्नोराज ने दोबारा से आक्रमण किया कुमारपाल के ऊपर। अब की बार आक्रमण किया 1145 में। इस बार आक्रमण किया और इस बार भी अर्नोराज हार गया। इस बार भी अर्नोराज हार गया। 2 बार अर्नोराज हार गया। जब 2 बार अर्नोराज हार गया तो तीसरी बार अर्नोराज ने फिर से आक्रमण किया, और अर्नोराज ने कहा कि अब की बार तो लेकर ही जाऊंगा। कुमारपाल ने कहा कि क्या लेकर जाएगा? अर्नोराज ने कहा कांचन देवी को लेकर जाऊंगा। कुमारपाल ने कहा कांचन देवी को तो तू वैसे ही ले जाता, 2 बार क्यों हारा, क्यों लड़ाई की, है ना, हमें से वैसे ही परेशान है। कुल मिला के दोस्तों दोनों में युद्ध हुआ 1142 और 1145। दोनों बार अनुराज की हार हुई, और उसके बाद दोनों में एक संधि हुई, और संधि के तहत कुमारपाल ने अपनी बहन कांचन देवी का विवाह अर्नोराज के साथ में किया। अपनी बहन कांचन देवी का विवाह किसके साथ में किया? अर्नोराज के साथ में किया। अब दोस्तों आपको भी पता है विवाह होगा तो परिणाम भी आएंगे। इन फ्यूचर दोस्तों इनके एक पप्पू पैदा हुआ, और जिसका नाम है जगदेव। क्या नाम है? जगदेव। एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम है जगदेव। और ये जगदेव जब बड़ा हुआ, जगदेव जब बड़ा हुआ, इसका मतलब अर्नोराज जब बुढ़ा हुआ, और ये बुढ़ापे में रिटायर होने का नाम नहीं ले रहा था, तो जगदेव ने कटार को उठाया और कटार से अर्नोराज को सीधा क्या कर दिया? रिटायर कर दिया। तो जगदेव ने अपने पिता अर्नोराज की क्या कर दी? हत्या। जगदेव ने अपने पिता अर्नोराज की क्या कर दी? हत्या। इसलिए जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहते हैं। जगदेव को क्या कहते हैं? चौहानों का पितृहंता। बताइए चौहानों का पितृहंता किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जगदेव को कहते हैं। प्यारे साथियों आज हमने पढ़ा